नमस्कार मित्रों। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत तगड़े प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। सारे के सारे प्रश्न इतने बढ़िया हैं कि आप लोगों को मजा आ जाएगा, ये मान के चलिए। मित्रों, प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। देखो, आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जो थे, उनका इतिहास ग्रंथ क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इनका एक ग्रंथ था जो 1929 ईस्वी में इनके द्वारा प्रकाशित करवाया गया था मित्रों। तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929 में, ये इतिहास ग्रंथ इनका किस में रहा था? विधेयवादी पद्धति पर रहा था। किस पे रहा था? विधेयवादी पद्धति। चार पद्धतियां हैं मित्रों, उसमें इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो विधेयवादी पद्धति पर रहा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का जो रहा है, वो एक विधेयवादी पद्धति पर रहा और ये 1929 में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, उसमें कालों का जो नामकरण है मित्रों, इन्होंने जो कालों का नामकरण किया है वो युग प्रवृत्ति के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है? युग प्रवृत्ति के आधार पर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है मित्रों? ये चार प्रकार की पद्धतियां थी: विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति। इस तरह से ये चार प्रकार की पद्धतियां रही है। तो सबसे विकसित जो पद्धति रही है मित्रों, आप सभी को मैंने अभी अभी बताया है, ये पद्धति जो रही है वो है विधेयवादी पद्धति। कौन सी पद्धति है? विधेयवादी पद्धति। तो फ्रेंच विद्वान थे तेन, एक साथियों में आप लोगों को बता देता हूं, एक फ्रेंच विद्वान थे, उनका नाम था तेन। क्या नाम था मित्रों? तेन नाम था। तो फ्रेंच विद्वान तेन ने जो है विधेयवादी पद्धति को बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से स्थापित किया था साथियों। किस पद्धति को? विधेयवादी जो पद्धति है उसको किसने सुव्यवस्थित रूप से स्थापित किया था? एक फ्रेंच विद्वान थे तेन, उनके द्वारा किया गया था। मित्रों, ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखना है। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति रही है वो विधेयवादी पद्धति रही है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है मेरे मित्रों, साथियों, 37 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। ये आपको याद रखना है। इसके इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। साथियों, आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, डॉक्टर नामवर सिंह का इतिहास ग्रंथ का नाम कौन सा है? दूसरी परंपरा की खोज। इनके इनके द्वारा भी एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया, दूसरी परंपरा, दूसरी परंपरा की खोज। इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। विनय मोहन शर्मा का कौन सा ग्रंथ था? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। याद रखना, इनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, अभ्युत्थान। याद हो जाएगा, ये याद रख लेना भाई। ये इनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। विजयेंद्र स्नातक का ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास, नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने तो इसी नाम से लिखा था भाई। ठीक है। तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का ग्रंथ रहा है। लेकिन आपको याद रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका रहा है ग्रंथ? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका। ये तगड़ा प्रश्न है भाई। भारतीय साहित्य की भूमिका, इसके जो लेखक हैं वो है रामविलास शर्मा। क्या नाम है? रामविलास शर्मा साथियों। अब रामविलास शर्मा की और भी पुस्तकें हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर। इनकी एक पुस्तक है भारतीय, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। भारतीय सौंदर्य बोध, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, इनकी पुस्तक रही है साथियों, लिख लेना भाई। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास भी इनकी पुस्तक रही है। और एक और पुस्तक इनकी रही थी, उसका नाम था
लोक जागरण, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, ये भी इनकी पुस्तक रही है साथियों। और एक पुस्तक और थी, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, ये भी इनकी पुस्तक रही है साथियों। तो इस तरह से भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य की भूमिका किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा की। और इनकी तीन पुस्तकें और रही हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। भारतीय साहित्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, और परंपरा का मूल्यांकन भी इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विभेजित किया था या विवेचित किया था साथियों? तो बताइए इनमें से कौन है ऐसा इस साहित्य इतिहासकार जिसने इतिहास ग्रंथ को, हिंदी गद्य साहित्य को, हिंदी गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति, इसको विभाजित या विवेचित किया था? तो वो कौन है, वो आप लोगों को बताना है साथियों। बहुत आसान प्रश्न है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के उत्तर काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? बहुत आसान सा प्रश्न है साथियों, इसको आप आसानी से कर सकते हो। कला काल रसाल, कला काल रसाल, इस तरह से आप बना सकते हो। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल इसके जो है नाम देने वाले विद्वान थे, जिन्होंने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया था? कला काल नाम दिया था साथियों। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो याद हो जाएगा। फिर जो उत्तर मध्य काल था साथियों, उसी को ही मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत नाम दिया था साथियों, अलंकृत काल नाम दिया था, अलंकृत काल। किसने? मिश्र बंधुओं ने ये कहा था साथियों, मिश्र बंधुओं के द्वारा ये कहा गया। ठीक है, इसको याद रख लोगे। और एक और मैं आपको बता देता हूं, विश्वनाथ मिश्र के द्वारा क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था श्रृंगार काल। क्या नाम दिया था? श्रृंगार काल। तो ये बातें आपको याद रखनी है भाई। हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्य काल है उसको कलाकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? अलंकृत नाम दिया है उत्तर मध्य काल को ही। और विश्वनाथ मिश्र के द्वारा क्या नाम दिया गया था? श्रृंगार काल नाम दिया गया था साथियों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या नाम दिया गया था? आप सबको पता है, उत्तर मध्यकाल इसका नामकरण किया गया था। तो कलाकाल तो जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका फेवरेट प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? गारसाद तासी है। इन्होंने किस में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था साथियों। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें जो ये रचना है साथियों, ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास का क्या रहा था? पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने अपने ग्रंथ में, जॉर्ज अब्राहम सॉरी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का साथियों, गारसद तासी का नहीं है, ये ध्यान रखना भाई। ये थोड़ा सा गलत हो गया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक हैं वो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन हैं। इन्होंने इसमें 952 कवियों को या लेखकों को सम्मिलित किया है साथियों। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जो थे, उन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से जो है इसको अनुवादित किया था, या इस शीर्षक से इन्होंने अनुवाद किया था साथियों। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रश्न तो अब आपको आसानी से आ जाएगा। क्या नाम था उनका? गारसद तासी नाम था साथियों। कर लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है भाई, ये तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसद तासी के द्वारा किया गया था। किस भाषा में लिखा गया था? अब बता देता हूँ भैया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ये तो आपको अच्छे से पता है किस भाषा में लिखा गया था।
फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? क्या नाम था गार्सिया द तासी पुस्तक का नाम? इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई ये हिंदुस्तानी, ये नाम इनकी पुस्तक का नाम था। और ये पुस्तक जो है साथियों, दो भागों में विभाजित की गई थी। इसके कितने भाग थे? दो भागों में इसको विभाजित किया गया था साथियों। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्रमशः वो भाग कब कब प्रकाशित हुए थे? 1839 ईस्वी में, और एक हुआ था 1847 ईस्वी में। ये तो प्रथम भाग था। अब दूसरा भाग साथियों, जो दूसरा संस्करण है, ये तीन भागों में विभाजित था। तो ये तीन भागों में विभाजित था, जिसका प्रकाशन कब किया गया था? उन 1871 में इसका प्रकाशन किया गया था मित्रों। तो याद रखना, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गार्सद तासी के द्वारा किया गया था। और गार्सद तासी की जो पुस्तक का नाम है वो है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी। और इस पुस्तक को कितने भागों में प्रकाशित किया गया? दो भागों में प्रकाशित किया गया। कितने संस्करण थे इसके? दो संस्करण थे साथियों। दो संस्करणों में इसको प्रकाशित किया गया था। पहला संस्करण को दो भागों में 1839 और 1847 में, और दूसरे संस्करण को 1871 में प्रकाशित किया गया था। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के उत्तर काल को अलंकृत काल कहने वाले कौन थे? तो ये तो मैंने आपको भी अभी बताया था, मिश्र बंधुओं ने इसको क्या कहा था? अलंकृत काल कहा था। आगे पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? इससे बढ़िया प्रश्न आपके लिए कोई सा भी नहीं हो सकता। इसको आसानी से आप लोग दे सकते हो आंसर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा 693 ईस्वी तो माना ही गया है साथियों। तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे साथियों, इन्होंने हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी मानी। अर्थात हम बात कर सकते हैं 1693 ईस्वी की तक इन्होंने माना है। कब तक माना है? 1693 ईस्वी तक इन्होंने माना है। अर्थात संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक की अवधि को इन्होंने इसमें लिया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो उत्तर मध्य काल को रीति काल कहने वाले कौन थे साथियों? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप लोगों की जो है थोड़ी सी इसमें क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी साथियों। चलिए, जो रीति काल है साथियों, उसको कला काल किसने कहा था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। कला काल किसके द्वारा कहा गया था? रीति काल को कला काल किसके द्वारा कहा गया था? ये आपको पता होना चाहिए। रमाशंकर शुक्ल रसा, रमाशंकर शुक्ल शुक्ल रसाल। ये तो अभी अभी मैंने बताया था कि जो रीति काल को, जो उत्तर मध्य काल है, उसको कला काल किसने कहा था? रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया था। और इसको श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। और मिश्र बंधुओं ने इसको क्या कहा था? मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा था। क्या कहा था? अलंकृत काल कहा कह करके इसको पुकारा था मित्रों। अगला प्रश्न आ जाता है 46 नंबर का, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ण क्रमानुसार लिखा गया, तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी गार्सद तासी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। गार्सद तासी ने इस ग्रंथ को लिखा था। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसमें जो है सबको पता है, आसानी से इसका आंसर को आप दे सकते हो। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसा प्रश्न मतलब बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगा साथियों, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए था? स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए था। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर लिख लीजिए, आचार्य लिखा हुआ है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या रही है? तो आचार्य शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि है साथियों, वो युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है।
क्या प्रदान करती है? युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है साथियों। युग की दृष्टि की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है साथियों, साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का उन्होंने परिचय दिया था साथियों। और युगिन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने वाले ऐसे विद्वान रहे थे साथियों। और इनके ग्रंथ का तो आपको नाम याद ही है इसे, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा 1929 ईस्वी में, इनके द्वारा लिखा गया था। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है साथियों? बताइए, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत हो सकता है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल और संक्रांति काल। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे आपको रीजन बता देता हूँ। इसमें रीतिकाल जो है एक गलत माना गया है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं, यहाँ पर रीतिकाल जो शब्द है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आदिकाल तो बिल्कुल सही है, आदिकाल नामकरण, आदिकाल। फिर उसके बाद में मध्यकाल, उसके बाद में कौन सा है? मध्यकाल। मध्यकाल जो है उसको पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, ठीक है, वह साथियों उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल व उत्तर मध्यकाल, ठीक है, ये याद रखना। तथा संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार रहा है। तो याद रखना भाई, आदिकाल, फिर इसके बाद में मध्यकाल को आपने पूर्व मध्यकाल व उत्तर मध्यकाल माना और संक्रांति काल माना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। किसके आधार पर? ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर नहीं, ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एक तरह से वीआईपी प्रश्न है मित्रों, इसको ध्यान आप लोग रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो कालों की प्रवृत्ति के आधार पर उनका नामकरण करने वाले इनमें से कौन है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया गया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति को सबसे प्रमुखता दी है? विधेयवादी पद्धति। इन्होंने कौन सी पद्धति पे सबसे ज्यादा प्रमुखता दी? विधेयवादी पद्धति पर इन्होंने जो है इसका नामकरण या इसको अपनाया है। और पूरा जो इतिहास है वो 900 वर्षों के इतिहास को मित्रों इन्होंने चार कालखंडों में विभाजित किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चार कालखंड रहे हैं, मैं बता देता हूँ सिंपल तरीके से। देखो, सबसे पहले इन्होंने आदिकाल, आदिकाल जिसको हम लोग इन्होंने क्या बोला? वीर गाथा काल। क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। इसका जो समय इन्होंने बताया है, संवत साथियों 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक इनका समय रहा। दूसरा काल इन्होंने जो नामकरण किया है वो पूर्व मध्य काल। जो पूर्व मध्य काल है साथियों, इसको इन्होंने भक्ति काल, जो भक्ति काल, पूर्व मध्य काल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसका जो समय रहा है इन्होंने संवत 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक का इन्होंने समय माना है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल, जिसको इन्होंने रीति काल कहा, रीति काल, रीति काल, ठीक है। इसके इसका जो समय है वो संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक इसका समय माना। चौथे नंबर पर आता है साथियों आधुनिक काल। याद रखना भाई इसको, आधुनिक काल। और आधुनिक काल को इन्होंने गद्दे काल कह के पुकारा था। और इसका जो समय है वो 1900 विक्रम संवत से लेकर के 1984 विक्रम संवत तक इन्होंने इसका समय माना है। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन रहा। अगला प्रश्न है मित्रों 51 नंबर पर, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत इनमें से नहीं है? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां का प्रकाश डालने वाली सामग्री या रचनाओं का मौखिक उल्लेख या शिलालेख। साथियों एक और इसमें आता है साहित्य इतिहासकारों की प्रकाशित और अग्रसित रचनाएं। लेकिन इनमें से जो आंसर सही होगा, रचनाओं की मौखिकता का उल्लेख, रचनाओं का मौखिक उल्लेख जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं माना जाता मित्रों। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? मैंने आपको बताया था इनकी तीन पुस्तक थी। हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी रही है, हिंदी साहित्य का आदिकाल इनका रहा है, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इनकी पुस्तक रही है मित्रों। जो हिंदी साहित्य की भूमिका है ये इन्होंने 1940 ईस्वी में लिखी थी। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो इनके द्वारा 1952 ईस्वी में लिखा गया था। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी इनके द्वारा 1952 ईस्वी में लिखा गया था मित्रों। ठीक है। हिंदी साहित्य की जो आलोचना जो पुस्तक है, ये हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक किसकी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो। हिंदी साहित्य की आलोचना ये ग्रंथ किसका है, मुझे आपको आंसर देना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय माना था, संवत 1050 से 1350 विक्रम संवत तक इन्होंने इसका समय माना। ठीक है, 1050 से 1375 तक ही माना है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है 1000 से 1375 विक्रम संवत इनका समय रहा है। ये तो आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि अभी अभी मैंने इसके आंसर को आप लोगों, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। कौन सा? सी ऑप्शन। तो कर लोगे, कोई परेशानी नहीं है। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। किसके द्वारा लिखा गया था? गारसा द तासी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, 55 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कहा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। चारण काल किसके द्वारा कहा गया था? सिद्ध सामंत काल। इसके बाद में जो है चारण काल किसने कहा? बहुत सिंपल सा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कहा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, और आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो मिला सकते हो आंसर। तो इसमें जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ऑप्शन राइट होगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं, 56 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया था। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मुझे बताओ चलो, चारण काल किसने कहा? हिंदी का आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा कहा गया था। दौरान कीजिए मित्रों। प्रारंभिक काल किसने कहा था? हिंदी के आदिकाल को प्रारंभिक काल किसके द्वारा कहा गया था? सबको पता होना चाहिए, मिश्र बंधुओं ने इसको नामकरण किया था। तीसरे नंबर पर बता देता हूं, बीज वपन काल। बीज वपन काल आदिकाल को किसने कहा? जो बीज वपन काल है वो किसके द्वारा कहा गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मित्रों बीज वपन काल कहा आदिकाल को। और बताइए मुझे, अगला प्रश्न एक तरह से बनता है, वीर गाथा काल आदि काल को कहकर किसने पुकारा? बहुत सिंपल सा आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। पांचवें नंबर का अगर मैं बात करूं आपसे, मुझे बताइए आदिकाल को संधि व चारण काल किसने कहा? आदिकाल को संधि व चारण काल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? राम कुमार वर्मा के द्वारा। चले एक और पूछ लेता हूं, जो अभी अभी बात करते हैं, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कहा गया था? बताओ। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। लेकिन आदिकाल को, प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आ जाता है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में ये किस मनीषी का या किस विद्वान का ये कथन है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य रहा है मित्रों। बहुत तगड़ा प्रश्न है, आप लोगों को याद होना चाहिए ये प्रश्न। ठीक है, तो बताइए किसका रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका रहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी का रहा है। कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 58 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले वो कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन करने वाले सबसे पहले कौन माने जाते हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन माने जाते हैं मित्रों। ठीक है। अगली बात करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी।
सॉरी, द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 60 नंबर का। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऐसा कहते हैं कि रीति काल का नाम क्या होना चाहिए, श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पर डाला है। क्यों होना चाहिए? तो उन्होंने क्या कहा कि सभी जो कवि हैं वो कृष्ण और राधा, सभी जो कवि हैं कृष्ण और राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ऐसा आचार्य जो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, उन्होंने ऐसा कहा कि रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी उन्होंने बताया कि सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं, इस वजह से रीति काल का नाम क्या होना चाहिए, श्रृंगार काल होना चाहिए। तो मित्रों चलिए एक बार मैं फिर आप लोगों को यहाँ पर कालों की प्रैक्टिस करा देता हूँ। बताओ, चारण काल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, ये सबको पता होना चाहिए। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा आदिकाल को क्या कहा गया था, चारण काल कहा गया था। बताओ, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसके द्वारा कहा गया था, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था, सबको पता होना चाहिए, मिश्र बंधुओं ने कहा था। मित्रों याद रख लेना भाई। चलो, आदिकाल को बीज वपन काल, अभी अभी मैंने बताया, बीज वपन काल किसके द्वारा कहा गया था, तो याद है आप सबको, महावीर प्रसाद द्विवेदी, किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न अगर मैं बात करूं, आदिकाल को वीर गाथा काल, ये तो कर दोगे भाई, कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या नाम था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। चलिए अगला बताइए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कह के पुकारा गया, तो बहुत सिंपल सा आंसर है, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया था। आदिकाल को वीर काल किसने कहा, आदिकाल को वीर काल कहने वाले कौन थे, वीर काल मतलब विश्वनाथ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, क्या नाम था, विश्वनाथ प्रसाद मित्र। चलो बताओ, संधि व चारण काल, मैंने अभी अभी पूछा था आप लोगों से, संधि व चारण काल नामकरण किसने किया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, क्या नाम था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा किया गया था। हो जाएगा याद। चलो एक प्रश्न का और आंसर दे दीजिए, आधार काल किसने कहा था, आधार काल किसके द्वारा कहा गया था, मैं बता देता हूं, सुमन राजे, ठीक है, सुमन राज्य के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता, ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ग्रंथ के रचयिता किसको माना गया है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता, ये ग्रंथ किसका रहा है मित्रों, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, नंद दुलारे वाजपेयी का ये ग्रंथ रहा है। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता किसको माना जाता है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी को माना जाता है मित्रों। अगला प्रश्न आता है 63, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, गणेश बिहारी है, श्याम बिहारी है, सुखदेव बिहारी है, केशव बिहारी इनमें शामिल नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना गया है, तो मिश्र बंधुओं के अनुसार जो हिंदी का गद्य जो प्रथम लेखक माना गया है वो किसको माना गया है, गोरखनाथ को माना गया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना, गोरखनाथ को माना है, तो ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। 65 नंबर का प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने करी थी, ये तो सबको पता है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, बहुत बड़ा आंसर है, किसके द्वारा की गई थी, शिव सिंह सेंगर के द्वारा की गई थी। देखो इसमें क्या होता है कि जो विकल्प दिया गया है ना उसके अनुसार बताना है, तो कौन है, शिव सिंह सेंगर है। तो शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लेखक की रचना करी, और किस नाम से करी थी, शिव सिंह सरोज के नाम से करी थी, शिव सिंह सरोज, ठीक है, जो ऑप्शन है उसके अनुसार बताना है इसको भाई, ठीक है। 1883 ईस्वी में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी थी। इसमें लगभग 1000, लगभग 1000 यानी कि
838 कवियों का वर्णन, या 838, जिसमें लगभग 1000 या 838 भाषा कवियों का वर्णन किया गया है साथियों। और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का तो आपको सबको पता ही है, क्या नाम था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने जो है उसकी रचना 1888 ईस्वी में करी थी। और मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना करी थी, ये 1913 में की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबको पता है, 1929 में हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना करी है। आगे बात करते हैं शिव सिंह सरोज का जो रचना काल रहा है, अभी अभी मैंने बताया था शिव सिंह सरोज का जो रचना काल रहा था साथियों, बहुत आसान सा आंसर है, 833 ईस्वी इसका रचना काल रहा है। 883 शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है, उसमें हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ इसको माना जाता है। इसका रचना काल 883 ईस्वी है। तो यहाँ 833 की जगह आप क्या कर लोगे, 883 कर लो, 1883, 883 नहीं, 1883 ईस्वी कर लो भाई इसको। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा था? ऐसा रचनाकार कौन था जिसने गद्य तक ही अपना लेखन सीमित रखा? तो बहुत बड़े नाम है वो, प्रेमचंद उनका नाम रहा है। क्या नाम है उनका? प्रेमचंद उनका नाम रहा था साथियों। इन्होंने गद्य तक ही अपना लेखन सीमित रखा है साथियों। ठीक है, तो याद हो जाएगा, बाकी के सारे गद्य पद्य दोनों में रहे हैं। अगला प्रश्न है अपभ्रंश। क्या नाम है? अपभ्रंश। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसके द्वारा कहा गया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कहा गया था। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, और कितनी ही बार इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, जैसे जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। बहुत बढ़िया कथन है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार को योग्य समझती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इसको लिखा था। और आदिकाल के ये कौन से प्रकरण से लिया गया है, ये हमें बताना है। तो कौन सा प्रकरण था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, नहीं मिलेंगे ऐसे प्रश्न आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या रखी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इनमें से एक भी ऑप्शन राइट नहीं है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल की समय सीमा रखी है वो 1050 से 1350 विक्रम संवत तक रखी है। कब तक रखी है? 1050 से 1350 विक्रम संवत तक रखी है साथियों। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं साथियों यहाँ पर ईस्वी की, तो उसे हम लोग बता सकते हैं। विक्रम संवत की बात हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ सा है, तो याद रख लीजिएगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा लगभग क्या मानी है? 1000 ईस्वी से मानी थी। कब से मानी थी? 1000 ईस्वी से मानी थी। लेकिन मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो 993 ईस्वी आती है। ठीक है, मूल रूप से तो क्या आती है? 993 ईस्वी। लेकिन वैसे तो मानी कब गई थी? 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रम संवत तो सब 1375 है इनका। ठीक है भाई, याद कर लेना भाई, बता देता हूँ। 1050 से 1375 तक रहा, 1375 से 1700 तक रहा है, और 1700 से 1900 तक रहा। विक्रम संवत है सब, और 1900 से 1984 तक रहा। ये सब विक्रम संवत में है साथियों। ठीक है, लेकिन अगर ईस्वी की बात करें तो 993 ईस्वी से 1300, 993 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक रहा है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन की, तो वहां 900 नहीं दिया हुआ है, तो पहले ऑप्शन को हम लोग इसमें सही मानेंगे। तो साथियों जरूर बताइए, आप लोगों की इस तरह से प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, और ऐसे प्रश्न कंटिन्यू चलते रहते हैं, अपनी श्रृंखला ये कंटिन्यू चल रही है। तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बहुत तगड़ी रहेगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।